आज हम पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर लॉ क्या बताता है? एम्पियर लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल लें ओवर लेंथ, मतलब लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ, देन हमेशा वो वैल्यू जो आएगी वो म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज, उस क्लोज सरफेस के थ्रू कितना करंट इनक्लोज है उसके म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होगा। मतलब इस क्लोज पाथ के अगर हम लाइन इंटीग्रल लें ओवर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज पाथ, तो इस क्लोज पाथ में कितना मैग्नेटिक फील्ड इनक्लोज किया है उसकी म्यू नॉट टाइम्स हमेशा यहाँ पर इसकी वैल्यू होने वाली है इस इंटीग्रल की। तो दिस इज द एम्पियर्स लॉ। इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स सेट जे कैप। जे कैप इज current density. So it tells that the magnetic field is always a rotational field or a solenoidal field. That means that magnetic field always has a closed loop. That means magnetic field line always make a loop or always has a curl or non-zero curl. Next अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड को, तो हमें फाइंड आउट होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो एक डाइवर्जिंग फील्ड होती है और हम इसको इरोटेशनल फील्ड भी बोल सकते हैं। सो ये जो फील्ड है यहाँ पर ये डाइवर्जिंग एंड इरोटेशनल है। सो रीजन बिकॉज ऑफ क्योंकि ये फील्ड का एक पर्टिकुलर डाइवर्जेंस होगा एंड इसका कर्ल जीरो होगा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट डाइवर्जिंग एंड इरोटेशनल फील्ड। वहीं अगर मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो है, दैट मीन इट्स नॉन डाइवर्जिंग है। और अगर हम कर्ल की बात करें तो इसका कर्ल नॉन जीरो है, तो दैट मीन ये रोटेशनल फील्ड है। तो रोटेशनल या इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं सोलेनोइडल फील्ड है ये। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए मैग्नेटोस्टैटिक के फील्ड के बारे में। सेम अगर हमें पता है क्योंकि इसका डाइवर्जेंस जीरो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, तो दैट मीन ये फील्ड कभी भी यहाँ पर डाइवर्जिंग नेचर की नहीं होगी। और रोटेशनल इसका नॉन जीरो, दैट मीन ये हमेशा रोटेशनल नेचर को फॉलो करेगी। दैट मीन कि अगर हम कोई फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो हमेशा यहाँ पर एंड होगी वो फील्ड लाइन उसी पॉइंट पर जहां वो स्टार्ट होगी, मतलब उसका कहीं ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है। इट ऑलवेज अ क्लोज लूप। और ड्यू टू दिस क्लोज लूप वी कैन सेफली से दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा या मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिमिलरली अगर हम गॉस लॉ को मैग्नेटोस्टैटिक में देखें, क्योंकि इसका डाइवर्जेंस जीरो है, तो अगर हम इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल देखें तो वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एप्लीकेशन देखेंगे एम्पियर्स लॉ के। एम्पियर्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनाइट लॉन्ग वायर। अगर हमारे पास कोई इनफिनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें कि आई करंट फ्लो कर रहा है और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इससे s डिस्टेंस दूर, सो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सिंपली हम कह सकते हैं एक हम एम्पीरियन लूप बना सकते हैं इस पॉइंट के, इस वायर के अक्रॉस इसके चारों तरफ एक एम्पीरियन लूप बना सकते हैं, देन एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ दिस क्लोज सरफेस दिस क्लोज लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनक्लोज। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो b इज अ कांस्टेंट फॉर दिस ओवर द पीरियड, क्योंकि ओवर द लेंथ ओवर दिस पाथ, तो हमने b को बाहर ले लिया। देन अगर हम इसका क्लोज इंटीग्रल देखें इस सर्कुलर पाथ का, तो दिस इज 2 पाई s एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i। सो हम सिंपली यहाँ से b की वैल्यू लिख सकते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i ओवर 2 पाई s। अगर हम इसको कंपेयर करें सिमिलरली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनाइट लाइन चार्ज, तो अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज है जिसमें कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बहुत हद तक सिमिलर है इसके। बस अगर हम म्यू नॉट को रिप्लेस कर दें 1/एप्सिलॉन नॉट से और आई को रिप्लेस कर दें लैम्डा से, तो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, या इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा जो मैग्नेटोस्टैटिक में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनाइट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, ये सरफेस करंट सॉरी नॉट चार्ज। तो अगर हमारे पास एक इनफिनाइट प्लेन शीट है जिस पर कि एक करंट फ्लो कर रहा है और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इन दैट केस हमारे पास एक इनफिनाइट प्लेन शीट है और
इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो सरफेस करंट है जो कि एक्स की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो K इक्वल्स टू के एक्स कैप यहाँ पर एक सरफेस करंट को डिनोट कर रहा है। तो अगर करंट एक्स की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर हमारे पास वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन की अपर और एक्स वाई प्लेन की लोअर जो रीजन है उनमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। इन अपर डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई कैप में रहेगा, और अगर हम लोअर रीजन की बात करें तो लोअर रीजन में वाई की डायरेक्शन में रहेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ कर सकते हैं ABCD, और अगर हम देखें ABCD लूप तो ABCD लूप का AB फिर देन अगर हम इसको ट्रेवल करें A to B, B to C एंड देन C to D एंड D to अगेन E, तो जब हम A to B जाएंगे यहाँ पर तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास जो B डॉट DL होगा उसकी सिंपल वैल्यू हो जाएगी BL। सिंस मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा ट्रेवल का डायरेक्शन है लेंथ एलिमेंट है DL वो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं B डॉट DL इक्वल्स टू BL, सिंपली इंटीग्रेट ओवर अगर हम करें। सिंस अगर हम B से C जाएंगे तो यहाँ पर B और DL जो है 90 डिग्री पर रहने वाले हैं, तो इससे ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ये मतलब क्रॉस डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब हम C से D जाएंगे तो अगेन सेम केस होने वाला है, B और जो DL वाला एलिमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो BDL नॉन जीरो होगा और इट्स इक्वल टू BL। लास्ट केस में अगर हम D से A जाएंगे तो अगेन वो 90 डिग्री पर होने वाले हैं B और DL, तो इससे जीरो हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को सम करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स BL। तो ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL की वैल्यू है, मतलब जो सरफेस इंटीग्रल होने वाला है क्लोज सरफेस के ऊपर या क्लोज पाथ के ऊपर, इट्स इक्वल टू 2BL। तो 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज, और I इनक्लोज हमें पता है कि करंट इनक्लोज जो हो रही है यहाँ पर इट इज नथिंग बट KL। Since K is our surface current, तो K is equals to I over L। L is a perpendicular length जो I के perpendicular होगी, तो हम इस I को अगर हम वैल्यू निकालना चाहे तो इक्वल टू K टाइम्स L। तो I इनक्लोज की जगह हम K टाइम्स L लिख सकते हैं, यहाँ से हम B की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट K ओवर 2। सो बेसिकली अगर हम डायरेक्शन और का कंपोनेंट भी ऐड करें इसमें तो फुल जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2K y कैप नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब माइनस म्यू नॉट अपॉन 2K y कैप in the region where z is greater than 0 and mu naught upon 2K y cap in the region where z is less than 0, मतलब in upper region और in lower region। तो अगर हम सेम इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अगर हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन चार्ज है जो कि जिसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिमिलर टर्म में होता है, बस यहाँ पर K की जगह अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे सिग्मा, और अगर हम यहाँ पर म्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करें म्यू नॉट की जगह 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास सेम वैल्यू यहाँ से हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी एनालॉजी है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टॉरॉइडल कॉइल। तो अगर हमारे पास एक टॉरॉइडल कॉइल है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सिमिलरली हम इसके लिए भी एक एम्पियरन लूप ड्रॉ कर सकते हैं। टॉरॉइडल कॉइल की जो इनर रेडियस है वो A है और आउटर रेडियस P है। अगर हम एक एम्पियरन लूप ड्रॉ करें इन बिटवीन दीज टू रेडियस A एंड B, तो हमारे पास जो क्लोज पाथ हो जाएगा, उस पाथ का जो सर्कमफेरेंस हो जाएगा इट इज इक्वल टू 2πs। तो B टाइम्स 2πs एंड देन इक्वल्स टू म्यू नॉट I, और सिंस वी हैव n नंबर ऑफ टर्न्स तो हम यहाँ पर n म्यू नॉट I लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास B की वैल्यू जो आएगी B इक्वल्स टू हो जाएगा n म्यू नॉट I ओवर 2πs इन द रीजन बिटवीन A एंड B। S इज इन बिटवीन A एंड B। अगर हम इससे आउटर साइड और इनर साइड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड और आउटसाइड सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं अगर इनसाइड की बात करें तो जो हमारे पास I क्लोज हो जाएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिख सकते हैं J टाइम्स दिस पाई S स्क्वायर, और सिंपली J को I ओवर पाई R स्क्वायर पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे हमारे पास I क्लोज की वैल्यू आ जाएगी, विद द हेल्प ऑफ I क्लोज वी कैन सिंपली गेट दिस B इनक्लोज, सो B इनसाइड, तो B इनसाइड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I टाइम्स S ओवर 2 पाई A स्क्वायर, पाई क्या पाई है मतलब सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन होगा इन द रीजन वेयर Z इज लेस देन A, सो इट नॉट राइट टू Z नहीं लिखना चाहिए अपने यहाँ पर, इट विल S। अगर हमारे पास S जो है वो A से छोटा है और अगर S जो है यहाँ पर A से बड़ा है, S मतलब ये जो रेडियल डायरेक्शन में जो लेंथ है दिस इज S, रेडियस इन सिंपल टर्म में हम नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थिक स्लैब कंडक्टर। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि बेसिकली इस तरह से रखा हुआ है कि उसका जो हाइट है वो Z की डायरेक्शन में Z इक्वल टू प्लस A पर है, और जो इसकी लोअर लेंथ में लोअर डायमेंशन है Z इक्वल टू माइनस A पर है, तो D हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट J Z माइनस Y कैप। अगर हम अपर हाफ में देखें यहाँ पर Z ग्रेटर देन 0 के लिए, और अगर हम लोअर हाफ में देखें तो म्यू नॉट J G Y कैप। तो बेसिकली मैग्नेटिक Y कैप की डायरेक्शन होगा वैल्यू विल रिमेन सेम म्यू नॉट J Z
म्यू नॉट जे जे जेड एंड म्यू नॉट जे जेड डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और अगर हम बी आउट की बात करें तो बी आउट में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड काइंड ऑफ कांस्टेंट हो जाएगी, म्यू नॉट जे ए माइनस वाई कैप एंड म्यू नॉट जे ए वाई कैप। सिमिलरली माइनस वाई कैप मतलब अगर हम अपर हाफ में है तो माइनस वाई की डायरेक्शन, अगर हम लोअर हाफ में तो प्लस वाई की डायरेक्शन में। ये ग्राफ से हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चेंज हो रही है। नाउ हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग स्टेडी करंट I इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें इसका क्लियर आंसर पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है s डिस्टेंस पर देखिए किसी स्ट्रेट वायर की वजह से उसमें I करंट फ्लो करेंगे तो इससे s डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमने सिंपली अभी देखा था कि अगर हम यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगाएं तो हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन आता है कि क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I माइनस क्लोज की मदद से b इक्वल टू जो था r म्यू नॉट I ओवर 2 पाई s, और इसको हम यहाँ पर r भी बोल सकते हैं s भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि b इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस इज आवर आंसर। नो सॉरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग एंड पैरेलल वायर कैरिंग करंट I1 I2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस is प्रोपोर्शनल टू। अगर दो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है I एंड I1, ये दोनों यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर I1 और I2 करंट फ्लो करें तो और इन दोनों को सेपरेट किया गया है बाय द डिस्टेंस d। हमें बताना है कि फोर्स जो होगा इनके बीच चलने वाला फोर्स कितनी फोर्स होगा। तो हमें फोर्स की एक्सप्रेशन सिंपली याद है, जो फोर्स होगा हमारे पास इट्स नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास वैल्यू आती थी, इफ यू करेक्टली रिमेंबर दिस, तो हमारे पास F इक्वल टू BDL होता था। सिंपल अगर हम याद रखें फोर्स, अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये था I, व्हाट वाज द एक्चुअल एक्सप्रेशन फॉर दिस I dl क्रॉस b। एंड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस पार्ट के लिए तो हमारे पास जो वैल्यू आती थी वो कुछ इस तरह से आती थी कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 ओवर इस d। d यहाँ पर डिस्टेंस जो हमारे पास मौजूद है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 3 इनफिनिटी लॉन्ग वायर ईच कैरिंग इक्वल करंट प्लेस्ड इन xy प्लेन अलोंग x इक्वल टू 0 x प्लस t एंड थर्ड वन इज एट माइनस t ऑन xy प्लेन द मैग्नेटिक फील्ड वैनिश है। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास 3 करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जो x की लाइन में रखे हुए हैं, एक यहाँ पर x इक्वल 0 पर, एक x इक्वल प्लस b पर और एक x इक्वल माइनस t पर। तो हमारे पास 3 कंडक्टर हैं जो इन 3 अलग अलग पॉइंट पर रखे हुए हैं, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू d एंड x इक्वल माइनस d पर ये वैल्यू रखे हुए हैं। हमें क्या बोला जा रहा है कि वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं इस x लाइन पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0। तो यहाँ पर हम लेट सपोज एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है इस जगह पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट है तो इस पॉइंट पर हम इसको y1 y2 y3 बोलूँ और करंट इन सब इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस फर्स्ट वायर वो इन द प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर इन b2 और b3 को देखें तो परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर होगा और इन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ कर रहा हूँ। और इन दोनों का जो मैग्नेटिक होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, अप और डाउन वाले फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। अगर हम इस डिस्टेंस को यहाँ पर x कंसीडर करें तो ये वाली जो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी दिस इज d माइनस x और यहाँ से आगे की डिस्टेंस हो जाएगी दिस इज d प्लस x। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वैनिश होना चाहिए तो हमें पता है कि b2 अगर मैं इसको कंसीडर करूँ, ये b1 है और ये दोनों b2 और b3 की मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो हमारे पास b1 होना चाहिए इट शुड बी इक्वल टू b2 प्लस b3। सो b1 कितना है हमारे पास, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई d माइनस x एंड अगर हम इक्वेशन में देखो तो म्यू नॉट I ओवर 2 पाई x एंड प्लस म्यू नॉट I ओवर 2 पाई d प्लस x, दिस इज द वैल्यू। और हम इसको कैंसिल करें तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d माइनस x इक्वल्स 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन d प्लस x। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिंपल वर्ड से दैट d माइनस x एंड अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन d माइनस x माइनस 1 अपॉन d प्लस x इक्वल टू 1 अपॉन x। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज d प्लस x माइनस, ठीक है, d से d कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2x रिमेन करेगा यहाँ पर और ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो हमारे पास नॉट x स्क्वायर जस्ट x, ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर ओवर 3 एंड x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस d ओवर रूट 3। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, आंसर d इज करेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।